Good morning students. Today we will complete chapter 9 force and laws of motion. So till now हमने फर्स्ट लॉ देख लिया, सेकंड लॉ देख लिया. आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल derivation of second law and then we will study the third law of motion. Let's begin. First let's recall second law of motion. Second law of motion क्या था? Rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट में, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स के जो हम अप्लाई कर रहे हैं. और डायरेक्शन ऑफ क्या होगी चेंज ऑफ मोमेंटम की? डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. ना मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें निकालना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. हम सपोज करके चलते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. इनिशियली उसकी वेलोसिटी है u, फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी उसकी v है एक टाइम t पे. तो अगर हम फोर्स अप्लाई करें उसका, तो फोर्स उसका कांस्टेंट है थ्रू आउट द टाइम t. जितना भी टाइम t है हमारा, उस पूरे के पूरे टाइम में जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है. f से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे. तो इनिशियली हमारा मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इज़ गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी. सो p1 हम इनिशियल मास लेके चलते हैं, वहाँ पे मास m था, वेलोसिटी थी इनिशियली u. सेकंड जब पॉइंट आएगा p2, फाइनल जो मास होगा तो वो कब होगा? जब वेलोसिटी क्या थी? v. फाइनल वेलोसिटी हम v लेके चल रहे हैं टाइम t पे. सो p1 होगा m1 mu और p2 होगा mv. सो चेंज क्या होगा मोमेंटम में? चेंज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, p2 माइनस p1 से. p2 हमारा mv है और p1 हमारा mu है, पुट कर देंगे. सो ये हो जाएगा m इंटू v माइनस u. m हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा? v माइनस u. अब ये था हमारा चेंज इन मोमेंटम. अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम. टाइम कितना लग रहा है. सो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा जाएगा m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी. सो अब हमें अप्लाइड फोर्स निकालना है. अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यहाँ पे फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? m इंटू वी माइनस यू चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय t. जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो एक कांस्टेंट आ जाता है हमेशा. वो कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं k से. सो यहाँ पे k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. f इज इक्वल टू k m इंटू वी माइनस यू बाई टी. अब हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन. दैट इज v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन. तो यहाँ से f इज इक्वल टू k m a. ये आ जाएगा हमारा आंसर. सो हमने पहले देखा कि यहाँ पे क्या है? इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ऐसा यूनिट अगर हम निकालें तो k तो कांस्टेंट है, उसकी तो यूनिट होती नहीं. मास की यूनिट हो जाएगी हमारी kg और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो यहाँ पे ऐसा ही यूनिट जो है फोर्स की क्या आ जाएंगी? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ना जो यूनिट्स हैं फोर्स की, उनको इस तरह से चूज़ किया जाता है जो कांस्टेंट हमारा k है वो 1 आए. सो 1 यूनिट ऑफ फोर्स को हम डिफाइन करेंगे अमाउंट दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास. सब कुछ यूनिट लेके चलते हैं. एक यूनिट अगर फोर्स होगा और 1 kg मास होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगी, तो कांस्टेंट k की वैल्यू क्या आएगी? 1. दस f इज इक्वल टू एम ए. फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एम ए, जब कांस्टेंट k की वैल्यू 1 हो जाएगी. दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यूनिट्स इसकी होंगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरी यूनिट होती है इसकी न्यूटन. न्यूटन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से. द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक ऐसा मेथड देता है जिससे हम फोर्स का पता लगा सकते हैं जो एक ऑब्जेक्ट पे
एक्ट कर रहा है, एंड दैट विल बी व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नाउ सेकेंड लॉ को हम ऑफन देखते हैं, इसके एग्जांपल्स हमें एवरीडे लाइफ में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा, जब एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को कैच किया जाता है तो फील्डर जैसे ही उसको कैच करता है तो वो पीछे की तरफ लेके जाता है हैंड को विद द मूविंग बॉल। इन डूइंग सो वो क्या करता है, फील्डर इंक्रीज करता है टाइम को, ड्यूरिंग विच हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू जीरो। यानी कि जो बॉल की स्पीड है वो ज़ीरो तक आ जाए, इसके लिए वो टाइम इंक्रीज करता है। जैसे वो हाथ को पीछे लेके जा रहा है तो साथ में बॉल की स्पीड भी डिक्रीज हो रही है, तो अगर वो तभी वहीं पर उसको पकड़ेगा तो उसकी अचानक से वेलोसिटी जो है ज़ीरो होगी और इससे वो हर्ट हो सकता है, लेकिन यानी कि इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होगा तब। लेकिन जब वो हाथ को पीछे लेके जाता है तो वेलोसिटी साथ में उसकी बॉल की धीरे धीरे डिक्रीज होती है, जिससे कि इम्पैक्ट जो है बॉल का हिट करने का वो कम होगा। इस तरह से वो बॉल को स्टॉप करता है। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो कि अगर बॉल को सडनली रोका जाता है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा बॉल की स्पीड को डिक्रीज होने का वो बहुत ही कम होगा। यानी कि अब हमें पता है चेंज ऑफ वेलोसिटी जहाँ है वहाँ चेंज ऑफ मोमेंटम भी है, तो अगर वेलोसिटी का चेंज कम है तो मोमेंटम का चेंज भी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा शॉर्ट ड्यूरेशन में वो ज़्यादा होगा। सो ज़्यादा मोमेंटम का चेंज मतलब कि फोर्स ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको रोकने में, यानी कि बॉल हर्ट कर सकती है फील्डर को। सो इसीलिए अगर लॉन्गर ड्यूरेशन पे स्पीड को डिक्रीज़ किया जाएगा तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा एंड फोर्स भी कम लगेगा उसको रोकने के लिए। सिमिलरली जो एथलीट हाई जंप करते हैं उनको या तो कुशन के बेड पे लैंड करवाया जाता है या फिर सैंड के बेड पे। सो ये किस लिए होता है, ताकि जो टाइम है उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, उनके स्टॉप होने का, वो इंक्रीज़ किया जा सके। सो अगर टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, हैंस फोर्स जो लग रहा है वहाँ पे वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि वो हर्ट ना हो। सिमिलरली आप किसी कराटे प्लेयर को देखो जो कि आइस की स्लैब को ब्रेक करा है, तो वो हाथ को काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं और फिर स्पीड के साथ नीचे लेके आते हैं। सो वो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करते हैं वो लार्जर होता है, जिससे कि फोर्स जो है वो कम हो जाता है, उनका हाथ ज़्यादा हर्ट नहीं होता। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते, अगर बॉडी या कहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहता है जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। सो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी वी माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा एम इंटू में वी माइनस यू बाई में टी। टी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं तो वो मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। नो हम कह रहे हैं कि हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर आप फोर्स को ज़ीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। एम को कॉमन निकाल लो एंड राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि v इज इक्वल टू यू। सो जब फोर्स ज़ीरो होगा तब v इज इक्वल टू यू है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि फोर्स अगर नहीं अप्लाई हो रहा है, फोर्स अगर ज़ीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही थी स्टार्टिंग में, उसी वेलोसिटी के साथ वो टी टाइम के बाद भी मूव कर रही है। अगर हम कहें कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो अगर v ज़ीरो है तो v तो u के इक्वल है, तो u भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब कि अगर फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं और वेलोसिटी इनिशियली ज़ीरो थी, तो फाइनल वेलोसिटी टी टाइम के बाद भी ज़ीरो ही रहेगी। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फोर्स ज़ीरो है, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहता है, मोशन वाला मोशन में ही रहता है।
unless external force is applied.